दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग ऋषिकेश सुलभ जी के नवीनतम उपन्यास दाता पीर पर बातचीत के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस दौरान हम लोग रोज कुछ ना कुछ या एक एक दिन के गैप पे हम किसी न किसी किताब पे परिचर्चा रख रहे हैं और लोग हमसे जुड़ते चल रहे हैं और साथ जुड़े साथ पढ़ने वाली जो बात है उसको सार्थक कर रहे हैं। आज हम लोग ऋषिकेश सुलभ जी पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में हमारे समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार बन्ना राग जी जुड़ी हुई है। उतनी ही महत्वपूर्ण वो कथाकार हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण अनुवादक। विषाद पे जुगनू उपन्यास इन दिनों प्रचलित रहा है। हमारे साथ राकेश बिहारी जी हैं, आलोचक, कथाकार और बहुत अच्छे वक्ता भी। हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं। और मैं ये कहूँ कि हम लोग इनके जो पोस्ट लिखते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो उसको देख करके भी हमारा जो साहित्य अध्ययन है वो होता रहता है। और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ आलोचक रविभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले बन्ना राग जी को बुलाऊंगा कि वो आए और उपन्यास पर बन्ना जी। नमस्ते सभी को। बहुत औपचारिक ढंग से इस उपन्यास पर बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस उपन्यास से मेरा रिश्ता ही इस तरह का बना है कि वो बहुत दिल की गहराइयों से जुड़ता है। तो जब मनुष्य किसी भी चीज की दिल की गहराइयों से महसूस करने लगता है तो उसमें एक हो सकता है कि कुछ अतिरेक की भावना भी आ जाए और कुछ ज्यादा मोहब्बत भी आ जाए। जिस तरह से इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है कि उसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए, ज्यादा वितृष्णा की भावना भी आ जाए। लेकिन उपन्यास वो मैं इसलिए कह रही हूँ, उसका भी खुलासा कर देती हूँ। बहुत ही आत्मीय सी बात है, लेकिन उसे सभी के साथ साझा करना बहुत जरूरी है कि जब ये उपन्यास की संरचना हो रही थी, जब सुलभ जी से दिमागी तौर पर इमेजिन कर रहे थे और इसे कभी कभी इसका छोटा छोटा अंश लिखकर सुनाते थे, तभी से मुझे लगने लगा था उसकी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए ही कि इस उपन्यास में कुछ ऐसी बातें जरूर आएंगी जो आज के समय, जो पेचीदा समय हो चुका है हमारा, उसमें एक मानीखेज सा हस्तक्षेप भी करेंगी और साथ में कुछ अनदेखे पहलुओं को भी उजागर करेगी। वही हुआ, उपन्यास आया और इसे कई बार पढ़ा। मैंने तो 2 बार पढ़ा इसे, क्योंकि एक बार सुना था, फिर पढ़ा जब ये आया, और फिर आज जब बात हुई कहना है तो तब भी पढ़ा। और मैंने अपने हर पाठ में पाया, जब मैं इसका वाचन सुन रही थी तो मुझे ये बहुत रोचक और पठनीय उपन्यास लगा। मुझे लगा कि इसकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हुआ, पाठकों ने इस उपन्यास को बहुत मोहब्बत दी है, हम सब जानते हैं। दूसरे पाठ में मुझे लगा कि इसमें मुसलमानों के ऐसे वर्ग को अहमियत दी गई है, उनके अनछुए पहलुओं को ऐसे रेखांकित किया गया है जो बहुत कम उपन्यासों ने इधर हिंदी के किया है। खासतौर से जैसे समाज में खामोशी छा गई है मुसलमानों को लेकर, वैसे ही खामोशी हिंदी साहित्य में भी पहले भी थोड़ा कम ही थी। तथा कथित जिनको हम मेन स्ट्रीम के लेखक कहते हैं, वो कम ही टारगेट करते थे वंचित तबकों को, समुदायों को और खासतौर से अल्पसंख्यकों को एक मेन कहानी के रूप में, मेन थीम के रूप में लेकर कम चलते थे। लेकिन इधर कुछ 2-3 उपन्यास, अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक उपन्यास आया था, मुझे याद आ रहा है, जो शायद इसी तरह कुंजड़नों और इस तरह की जातियों को लेकर लिखा गया था। अभी चंदन का उपन्यास आया कीर्तिगान, उसमें भी कुछ इस तरह की मुस्लिम, आज के तात्कालिक मुस्लिम परिवेश की चर्चा है। और उसके बाद आता है, उसके पहले आया दाता पीर, जिसमें
एक ऐसे सिलसिले को बताया गया है जो इतिहास की छात्र होने के नाते मैंने तो पढ़ा ही हुआ था, जिसे हम पीरों का सिलसिला कहते हैं। लेकिन व्यापक हिंदी पाठक वर्ग में, जिसे हम बस सरसरी तौर पर जानते हैं, कि हम सब आकृष्ट भी होते हैं उस बात से कि यहाँ पर एक मजार है, यहाँ बाबा थे, यहाँ ये था। खासतौर से सनातन धर्म से उसका जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, एक आइडल वर्शिप टाइप का, वहीं पे एक व्यक्ति की एक सिलसिले की बात होती है, जिसे एक भगवान से, ईश्वर अल्लाह से मिलाने वाला वो मीडिएटर होता है, पीर फकीर। लेकिन पीर फकीर का एक आम मानस में क्या अहमियत होती है उसकी, और किस तरह से वो इस भारतीय संस्कृति में घुला मिला है, इसके बारे में बहुत तफसील से उस उपन्यास में चर्चा की गई है। ये बात मैं इसलिए भी दोहरा रही हूँ कि पीर फकीर से कहानी इतिहास बोध को लेकर शुरू होती है और वो चली आती है आज के समय में। आज के समय में जब इन सारी चीजों की अहमियत, ये जो हमारी साझी संस्कृति की विरासत की अहमियत है, वो कंप्लीटली वैनिश कर रही है सोसाइटी से। ऐसे में पीर मनिहारी की जिस कथा को लेकर सुलभ जी आगे बढ़ते हैं और उसे वो एक ऐसी जगह में सिचुएट करते हैं, लोकेट करते हैं, जहां शायद ही लोग जाना पसंद करें, वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान या शमशान घाट पर कितने लोग जाते हैं, और वही जाते हैं जिसके अंदर जो दुख का सामना करते हैं, दुर्घटना का सामना करते हैं। इसके अलावा किसी को ये कौतूहल भी नहीं रहता है कि वो जाने कि वहां भी एक संस्कृति है, एक पैरेलल संस्कृति जो तथाकथित मेन स्ट्रीम संस्कृति के साथ चल रही है। वहां भी एक ऐसा समुदाय है जिसके जीवन में बहुत सारे आयाम, उसके जीवन में भी प्रेम है, उसके जीवन में ढेर सारी वंचना है, पर उसके साथ साथ एक पैरेलल बिजनेस भी चलता रहता है। इन मुद्दों को बहुत बारीकी से इस उपन्यास में उठाया गया है। इस उपन्यास में एक बहुत, जिसको हम कहेंगे ओवर्ट ढंग का पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पीछे से एक पॉलिटिकल आवाज लगातार चलती रहती है। पढ़ते हुए मुझे 5 ऐसे इंस्टेंसेस नोट किए मैंने, जो मैं आप लोग से साझा करना चाहती हूँ, जहां पर उपन्यास अपना फोकस नहीं देते हुए भी फोकस्ड रहता है। जैसे एक लाइन में जब कहा गया है कि घर दुआर बेच मुसलमान दूसरे मोहल्लों में चले गए, जिस पीर मुहानी या जिस कदम कुआं या पटना के जिस क्षेत्र की यहाँ चर्चा हो रही है, और ये भी इसमें साथ में बोलती चली जाऊं साथ में, कि पटना को बहुत खूबसूरती से, उस एरिया को बहुत खूबसूरती से, बहुत बारीकी से सुलभ जी ने अपने इस उपन्यास में अंकित किया है। तो ये जब पहला स्टेटमेंट आता है कि घर दुआर बेच मुसलमान मोहल्लों में रहने चले गए, यहाँ पर एक शुरुआत, इंगित करने की शुरुआत होती है कि हम कौन से समय में आ गए हैं। फिर जब रसीदन की बेटी चुन्नी बबलू से प्रेम करने लगती है, जो कसाई का बेटा है और उसी मोहल्ले में रहता है, तो वो एक बार जब समदू फकीर से कहती है कि मैं क्या करूं, वो बहुत परेशान है कि भाई हिंदू लड़का है और कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो रसीदन ने बबलू और चुन्नी दिन रात, जब वो समदू से कहती है कि दोनों इश्क में हैं और मुझे क्या करना चाहिए, तो साथ में वो ये भी कहती है कि आप तो समझ ही रहे हैं कि अभी हिंदू मुसलमान में क्या क्या चल रहा है। तीसरी बात, साबिर के इस उपन्यास में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जहां पर उपन्यास पीछे लौटता है
और पश्य दृष्टि के साथ साबिर अपने जीवन को जब सोचता है, उसको सपने में बहुत सारी चीजें आती हैं। रसीदन को भी बहुत सारी बातें सपने में याद आती हैं। साबिर को भी जब याद आती हैं तो साबिर कहता है कि जब वो एक बच्चा था, वो कहीं गंगा किनारे रेत में पिट्टू खेल रहा था और तब उसके पिता उसको खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि वो सुनता है कि दंगा हो गया है। वो 1992 का कोई समय है शायद, लेखक इसकी डेट नहीं लिखता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि शायद कोई मस्जिद ढाई गई थी उस साल, जिसकी वजह से पूरे उस एरिया में दंगा फैला। तो वहां भी वो इंगित होता है कि कैसे उस समुदाय का जीवन बदल रहा है। जब बिल्किस बानो का सब कुछ छिन जाता है, बिल्किस बानो भी किरदार हैं, जिन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा है उनके लिए यहाँ तो सबने पढ़ा हुआ है। बिल्किस बानो साबिर की खाला की तरह रहती हैं और उन्होंने उसे पाला होता है। तो बिल्किस बानो का जब सब कुछ लुट जाता है तो वो अपने पुराने मोहल्ले में जाती हैं और अपना एक रूम का मकान ढूंढने की कोशिश करती। तो वो देखती है कि जो किराएदार था वो उसने उसको कब्जा कर लिया है उसको। तो बहुत दौड़ती भागती हैं, इधर उधर जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई उनकी मदद करने नहीं आता है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। जमाना कोई भी मदद इसलिए नहीं करना चाहता है कि बिल्किस बानो एक मजलूम औरत है, इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो एक मुसलमान औरत है। कैसी कैसी बातों पर एक बहुत छोटी सी एक और बात याद आ रही है इस उपन्यास में लिखी हुई, कि राधे जो चाय बेचने वाला है और रसीदन जो है वो कुछ पका रही है, सगौती पक रही है। तो खुशबू आती है राधे के चाय की दुकान तक, तो कहता है क्या मुझे भी नहीं खिलाओगी बुआ? तो वो बोलती है रसीदन कि तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ लेकिन अभी भी कुछ मकानों में मुसलमान रह रहे हैं उस मोहल्ले में। ये सारी बातें पता चल रही है कि कैसे मुसलमान जा रहे हैं और अपने आप विस्थापित होके नई जगह पे रिलोकेट हो रहे हैं, लेकिन साथ जहां और मुसलमान रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जो बुढ़िया है जिसके मकान में साबिर एक किराएदार की मानंद रहता है, वो उसके ऊपर हमेशा एक दादी टाइप का प्रेम भी लुटाती रहती है। और वो बहुत ही उसमें कहीं कोई मातृत्व भावना के अलावा, प्रेम के अलावा, एक फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए एक कंपैशन के अलावा और कोई भावना नहीं है, क्योंकि वो कुछ जानती नहीं है पॉलिटिक्स, या साबिर भी उस तरह से पॉलिटिकल नहीं होता है। और ये सिर्फ एक मानवीय रिश्ते हैं जो हिंदू मुसलमान के बावजूद चलते हैं। मुझे लगता है कि एक पाठक के नजरिए से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सुलभ जी ने उस जीवन को सामने लाने के लिए ये उपन्यास लिखा है, जिस जीवन में तमाम तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तमाम तरह के डायलेक्टिक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ सफलताएं भी हैं, कुछ ऐसी आशा की बातें भी हैं जिनसे आगे का जीवन संचालित हो सकता है और हम वापस कहीं ना कहीं उन टूटे फूटे रेशों को जोड़कर अपने इतिहास की विरासत को आगे ले जा सकते हैं। जैसे जब ये बुढ़िया की बात होती है, या बबलू के साथ चुन्नी के भाग जाने की बात होती है, और राजी खुशी रहने की बात, ये 2-3 बानगियां हैं उपन्यास की जो बहुत आशा दिलाती। इसके अलावा आज का समाज है, वही समाज जो उन मोहल्लों में रहता है, उसमें सारे दुकानदार हैं। जैसे एक याद आ रहा है किरदार भुट्टी भाई, जिसकी पान की दुकान है, जिसपे भी बहुत बातचीत होती है, और सब लोग बैठकर एक मोहल्ले की जो एक बनावट और बुनावट और संरचना होती है, उसको जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारे जीवन से। शायद अब बहुत विरले ही वो देखने को मिलता है, पटना में भी शायद ना मिले आज से 10 साल बाद।
लेकिन फिलहाल वो जिंदा है। उसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जाना है, समझा है। उस पान के ठिये पे इन्होंने जरूर वो पान खाया है, गोश्त भी खरीदा है वहीं से, वहां नाज होटल से भी चीजें आई हैं। और उनसे जरूर पूछा जाएगा कि इन चीजों में सब कुछ आपने जरूर किया है, तभी आपने इतने ऑथेंटिक ढंग से इन किरदारों को लिखा है। और ऐसा लगता है जैसे हम बातचीत करते हुए उपन्यास जो आपस में हम बातचीत करते हैं, ठीक वैसे ही हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। एक बात मतलब रवानगी इसकी इतनी ज्यादा है इस उपन्यास में कि ऐसा लगता है कि हमें कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई बातचीत का हिस्सा हो रहे हैं। और उसमें मास्टर स्टोरी टेलर ऋषिकेश सुलभ जी बैठे हैं और वो हमें कहानी सुनाए जा रहे हैं कि तुमने तो देखा होगा, यहाँ ऐसा था, वहां वैसा था। तो एक तो इसमें कथारस भरपूर है, मुझे बहुत भरपूर लगा। दूसरी बात शब्दों की है। अभी वीरेंद्र जी ने भी जब गीतांजलि श्री के उपन्यास पे बहुत बातचीत हुई थी तो उन्होंने बात कही थी कि किस तरह से लेखक जो है बहुत सारे गुम हो गए शब्दों को सामने ला रहा है, और कैसे गीतांजलि ने भी कई सारे नए शब्द इजाद किए। तो कुछ शब्द जो शायद हमारे लोकमानस में रहे हों, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, वैसे शब्दों की एक लंबी सूची इस उपन्यास में हमें मिलेगी। तो जैसे एक बड़ा मुझे बहुत वो लगा कि कितना रिदम था, कुछ चीजों को पढ़ते वक्त इतना रिदम मुझे मिला। जैसे हथलपकई शब्द जो है ये जनरली यूज नहीं होता, हथलपकई। फिर छिनतई मतलब जो छीन के वो होता है, और उसी के साथ लिखा है कि हमें छिनतई तो पसंद है पर छिनरई नहीं पसंद है। ये एक किरदार इस उपन्यास में बोलता है। तो इस तरह से बड़ी लयात्मक ढंग से शब्दों का रिदम पे भी बहुत ध्यान दिया है लेखक ने। एक बड़ा अच्छा मुझे मिला, बचपन में एक चादर हुआ करती थी, भागलपुर में बनती है वो, और वो रेशमी चादर हुआ करती थी ओढ़ने की, अंडी कहते थे उसे। तो उसका भी जिक्र मुझे, अंडी चादर का भी जिक्र इस उपन्यास में मिला। दूसरी बात, जो भी बिहार से थोड़ा परिचित हैं वो जानते होंगे कि मनेर कितना एक प्रमुख स्थान रहा है, जहाँ पर पीर फकीरों की बहुत मज़ारें हैं और वो बड़ा ही एक तीर्थ स्थान टाइप का रहा है। उसके बारे में बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन है। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी थी इस उपन्यास की, जो अच्छी लगी थी वो थी कि कैसे इन्होंने जो लोहानीपुर है, छोटा सा इलाका है वहीं पर, कदमकुआं, लोहानीपुर, पीर मुहानी, ये पूरा एरिया इन्होंने अपने उपन्यास में उठाया है। वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो शायद पहले नुहानीपुर था, और वहां पर जब बहार खां लोहानी नाम का एक अफगान आया रहने, तो वो बाद में लोहानीपुर बन गया। तो इस तरह से जो स्थान विशेष है, लोकेशन है, उनकी उत्पत्ति भी कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है, उसके साथ साथ आज का जमा वर्तमान क्या है, और साथ में धर्म, समुदाय और समाज के इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या थे, क्या हैं और क्या हो सकते हैं, इसकी भी बहुत खूबसूरत संभावनाएं इस उपन्यास में ऋषिकेश जी ने दिखलाई हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने एकदम बिंदुवार ढंग से अपनी बात रखी। अगले हमारे वक्ता राकेश जी से आग्रह करता कि वो अपनी बात। धन्यवाद अनुपम जी, सबको मेरा नमस्कार। वंदना जी ने उपन्यास को लेकर बहुत खूबसूरत बातें कही, और जो उपन्यास की मूल विशेषताएं हैं उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। यद्यपि बात आरंभ करते हुए उन्होंने इस उपन्यास के प्रति अपने एक अतिरिक्त अनुराग होने की संभावना पर भी बात। एक बहुत खूबसूरत शेर मीर का इस उपन्यास में उद्धृत है, मैं उसे पढ़ने का लोभ संवरित नहीं कर पा रहा हूँ, कि है आशिकी के बीच सितम देखना है लुत्फ, है आशिकी के बीच सितम देखना है लुत्फ, मर जाना आंखें मूंद के यह कुछ हुनर नहीं।
मित्रों, ये जो मर जाना आंखें मूंद के कुछ भी हुनर नहीं और आशिकी में सितम देखने का लुत्फ उपन्यास में जिस तरह से आया है, सिर्फ हमने देखा है, पढ़ा है, आगे बात भी करेंगे। मुझे कई बार यह शेर जो आलोचना का परिदृश्य है उस पर भी एक खूबसूरत टिप्पणी की तरह दिखाई पड़ती। निश्चित तौर पर आलोचना जो है वह पाठ आधारित होती है, उसके मूल में कोई न कोई पाठ होता है। पर एक प्रश्न मेरे जहन में यह हमेशा उठता है कि आलोचना को एक्सटेंसिव पाठ आधारित होना चाहिए या इंटेंसिव पाठ आधारित। मैं जब इधर की आलोचनाओं से गुजरता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो बार बार एक एहसास मुझे होता है कि शायद हमारी हिंदी आलोचना, खासकर मैं क्योंकि कविता की आलोचनाओं से बहुत ज्यादा मेरा उस तरह का रिश्ता नहीं है, मैं कथालोचना को ध्यान में रखकर कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारी आलोचना लगातार एक्सटेंसिव रीडिंग आधारित तो नहीं होती जा रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग आधारित जो आलोचना है वह यदि किसी फौरी टिप्पणी, फौरी समीक्षा, पाठकीय प्रतिक्रिया का आधार है तो उसे होना भी चाहिए, यही होता ही है। कारण कि उसका मुख्य उद्देश्य कृति, कृतिकार और पाठक, इन तीनों के बीच एक अंतर संबंध स्थापित करना और उस संबंध के विस्तारण का काम करना भी है। लेकिन आलोचना का उद्देश्य सिर्फ इतना ही तो नहीं होता। इसलिए मैं बार बार यह महसूस करता हूं और कहना चाहता हूं कि आलोचना को सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग के इर्द गिर्द होकर नहीं रह जाना चाहिए। और जब सामने दाता पीर जैसा एक इतना संश्लिष्ट उपन्यास हो जो किसी भी तरह से एक रेखीय नहीं है, जहां पर जीवन की तमाम जटिलताएं, उसकी कई दुरभिसंधियां अपने अनेक अनेक छवियों के साथ उपस्थित हैं, फिर यह उपन्यास आलोचकों के लिए सिर्फ, या फिर लेखकों के लिए भी सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग आधारित कैसे हो सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि कोई कृति अपने आप में इतनी भी स्वतंत्र नहीं होती कि उसे उस रचनाकार के अब तक की रचना यात्रा से बिल्कुल बिलगा कर देखा जाए। कहीं न कहीं उस रचनाकार का जो एक विस्तार है, एक सर्जक के रूप में, उसकी छवियां भी हम उपन्यास में, उस कृति में देखना चाहते हैं, देखते हैं, उसे टटोलते और खोजते भी। अगर मैं इस दाता पीर उपन्यास की संरचना पर कुछ कहना चाहूं तो मुझे एक समबाहु त्रिभुज का बिंब मेरे सामने उपस्थित होता है। यह जो उपन्यास है बहुत हद तक एक समबाहु त्रिभुज की संरचना या उसका आकार लिए हुए है, और ये जो तीन भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, वो हैं मुजाबिरी, फकीरी और मौसिकी। और ये तीनों भुजाएं इतनी बराबर, मैंने कहा समबाहु, इतनी बराबर कि यह आप पर निर्भर करता है कि किस भुजा को इस उपन्यास के आधार की तरह देखते हैं या देखना चाहते। आप इसे, यह जो मुजाबरी की बाहु है, जो मुजाबरी का हिस्सा है, आप यदि उसे आधार बनाकर देखें, इस उपन्यास का जो पाठ आपके सम्मुख खड़ा होगा, बहुत संभव है जब आप उस मौसिकी के आधार पर इसको रखकर देखें तो उससे भिन्न हो। वैसे ही फकीरी के लिए भी मैं कहना चाहूँ। लेकिन इन तीनों भुजाओं के बीच जिसमें त्रिभुज की बात कर रहा, जो एक त्रिभुज का केंद्रक होता है, जो गुरुत्व केंद्र होता है त्रिभुज का, यदि मैं उसे इस उपन्यास में खोजूं तो वह प्रेम है। ये जो तीन भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, इस औपन्यासिक त्रिभुज की, उसकी तमाम मध्य रेखाएं जिस केंद्र पर जाकर मिलती हैं या जिस केंद्र को छूती हैं, वह प्रेम ही है। वह प्रेम सिर्फ दाता पीर में पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि यह सुलभ जी की जो पूरी कथा यात्रा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बार बार अलग अलग छवियों के साथ, अलग अलग रूपों में, अलग अलग पृष्ठभूमियों के साथ यह प्रेम उपस्थित होता है, और उसकी उपस्थिति बहुत मानीखेज तरीके से दर्ज भी होती है। देखें, इस उपन्यास में प्रेम एक नहीं, आप जिस भी दिशा से जाएं, मैंने कहा इन तीनों भुजाओं में से किसी को भी आधार बना लें, आप कुछ प्रेम कथाओं के गवाह बनते हैं। शुरुआत ही होती है दाता पीर मनिहारी और उसकी कुल लड़की के प्रेम की बात से।
आगे बढ़े आप। अमीना और साबिर का प्रेम है, चुन्नी और बबलू का प्रेम है, राधे और बबीता का प्रेम है, मदीहा और अली बख्श का प्रेम है, समद और जूबी का प्रेम है। इससे इतर भी कुछ प्रेम है। कुछ ऐसे संबंध भी हैं जो शुरुआत तो प्रेम की संभावना के साथ हुए थे, लेकिन उनकी नियति कहीं और ले गई। और उसका जो सूत्रधार है वह इस कथा की, इस पूरे उपन्यास की जो सर्वाधिक केंद्रीय पात्र है वह रसीदन। उसने भी तो सत्तार को किसी प्रेम की संभावना के तहत ही बिठाया था, भले निकाह न किया हो, लेकिन उसकी जो नियति हुई वह सब हम इस उपन्यास से गुजरते हुए उसके गवाह रहे हैं। जो मुख्य विशेषताएं मुझे लगता है इस उपन्यास की हैं, अभी वंदना जी ने भी कहा, मुझे लगता है सब लोग इसको कहेंगे, और अब तक जो समीक्षाएं आई हैं वो भी यह कहती हैं कि मुस्लिम पात्रों और परिवेशों की एक ऐसी मौजूदगी जो सामान्यतया हिंदी कहानी में लगभग भुला दी गई हैं या फिर हाशिए पर चली गई हैं, या फिर जिसे देखने के लिए आपको अमूमन मुस्लिम कथाकारों के पास ही जाना पड़ता है, उस समाज की उपस्थिति, उस परिवेश की उपस्थिति इस उपन्यास में जिस संजीदगी के साथ हमें दिखाई पड़ती है, हम उसे महसूस करते हैं, वह इस उपन्यास की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो दूसरी विशेषता मुझे इस उपन्यास की लगती है वह है रसीदन, अमीना, बबीता, चुन्नी और जूबी जैसे स्त्री पात्रों की उपस्थिति। ये जो स्त्री पात्र हैं अपने आप में इतनी मजबूत स्त्री पात्र हैं, मुझे लगता है सामान्यतया पुरुष कथाकारों की रचनाओं में इस तरह से मजबूत स्त्री पात्रों की ऐसी लंबी फहरिस्त, ऐसी लंबी उपस्थिति कम देखने को मिली। यह पहली बार भी नहीं है, मैं फिर कहूंगा सुलभ जी, इनकी कथा यात्रा में आप जाएं तो लगिन जो आगी नीर में जैसी कहानियां हों, या फिर इनका पिछला उपन्यास अग्निलीक, वहां भी आपको ऐसे मजबूत स्त्री किरदारों की उपस्थिति दिखाई पड़े। एक ऐसे समय में जब स्त्रियों की मजबूती कई बार लगता है सिर्फ नारे तक सीमित होकर रह जाएगी, उसे एक जीवित और धड़कते हुए पात्र की तरह उसी मजबूती के साथ उपन्यास में रेखांकित किया जाना, मुझे लगता है कि इसे भी इस उपन्यास की एक महत्वपूर्ण और बड़ी विशेषता के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए। वैसे ही सूफी जीवन और परंपरा की जो केंद्रीयता है इस उपन्यास, मेरी सीमित पढ़त में सूफी परंपरा को लेकर शायद बहुत उपन्यास नहीं लिखे गए हैं। चाक्षुष और जीवंत भाषा तो सुलभ जी की रचनात्मकता का एक अभिन्न हिस्सा है। शायद नाटक के साथ जो एक रिश्तेदारी है इनकी, जो नाटक के साथ एक समान आवाजाही करते रहे हैं, उसका यह प्रभाव हो सकता है कि जो दृश्य विधान है, दृश्यांकन है, वह मैचलेस है। इस तरह का दृश्यांकन, और वह भी इतनी पारदर्शी और रचनात्मक भाषा में देखने को अमूमन नहीं मिलता है। एक ऐसे समय में जब भाषा की बनावटी, अमूर्त और अबूझ गढ़ंत को ही एक मानक भाषा की तरह भी स्वीकार किए जाने की पैरवी लगातार की जाती हो, उस समय इतनी जीवंत, प्राणवंत और पारदर्शी भाषा में इस तरह से दृश्यों को उपस्थित किया जाना भी मुझे लगता है कि समकालीन कथा साहित्य है, उसकी एक उपलब्धि की तरह देखा जाना चाहिए। और वहीं कहियत भिन्न न भिन्न की तरह संवेदना और सरोकार की परस्पर मौजूदगी, हम सब परिचित हैं इस बात से कि पिछले कुछ वर्षों में कई बार सरोकार के नाम पर जब कुछ प्रायोजित एजेंडा या विमर्श कथात्मकता को भूल, जो कथा रस है उसकी बात वही वंदना जी कर रही थी, कथा रस से विमुख होकर सिर्फ उस तथाकथित सरोकारी कहन में उलझ जाती हैं, उस समय में इस कथा रस को और सरोकार को, मैंने कहा सरोकार और संवेदना की पारस्परिकता को बिल्कुल अभिन्न तरीके से, जिसे आप यहाँ पर बिल्कुल अलगा नहीं सकते कि यह सरोकार है और यह संवेदना है, कैसे यहाँ सरोकार संवेदना बन जाती है और कैसे संवेदना सरोकार का रूप ग्रहण कर लेता है, उसे देखना हो तब भी मुझे लगता है इसके कई दृश्य, इसकी कई छवियां इस उपन्यास में मौजूद हैं। उपन्यास की शुरुआत धुंध से होती है। दृश्य, कथास्थल
कब्रिस्तान का है। उपन्यास जहां खत्म होता है वहां भी कब्रिस्तान है। कुछ पात्र कॉमन हैं दोनों दृश्यों में। अमीना वहां भी थी, अमीना है यहां भी है। रसीदन वहां भी थी, रसीदन यहां भी है। सत्तार और चुन्नी गायब हैं, लेकिन समद उपस्थित हो गया है। ऐसा नहीं है कि यह कब्रिस्तान से शुरू होकर कब्रिस्तान तक खत्म होने वाली यात्रा है। यह भले स्थल वही हो, लेकिन एक धुंध से शुरू होकर उस धुंध के छंट जाने की भी कथा है, और उसके बीच की जो पूरी रचना यात्रा है उसके रूप में यह उपन्यास हमारे बीच उपस्थित है। इन विशेषताओं के लिए निश्चित तौर पर न सिर्फ इस उपन्यास की सराहना होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए, सुलभ जी को इसके लिए बधाई भी दी जानी चाहिए। पर मैं जिस इंटेंसिव रीडिंग की बात कर रहा था, कुछ ऐसी भी चीजें जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था जिन्हें मैं देखना चाहता, मेरा पाठक उसे खोज रहा था, लेकिन लगा मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि शायद वो चीजें यहाँ मिसिंग थी। वो कौन सी चीज है? निश्चित तौर पर हम सबने रेखांकित किया, आगे भी किए जाएंगे कि मुजावरी का जो पेशा है उस पेशे में लगे लोगों की कहानी है। कहानी का बड़ा हिस्सा, उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा उस पेशे में लगे हुए लोगों की जिंदगी को रेखांकित करता है। लेकिन क्या इंसान का पेशा उसके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? पेशे की जो बारीकियां होती हैं वह हमारे जीवन को, हमारे जीवन की जटिलताओं को, या फिर हमारे जीवन में किस तरह की गांठें वो पैदा करता है, मुझे लगता है अगर उसके तरफ भी इस उपन्यास में उस बारीकी के साथ इशारा होता। जिस उपन्यास में इस बात की चर्चा हो कि उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र जो अपाहिज है, पोलियोग्रस्त है, दिन में 3-3 कब्रें खोदता है, जाहिर है वहां पर उतनी मैयतें भी आती है। वो सारी मैयतें एक तरह की नहीं होती होंगी। उन कब्रों को खोदने के बाद वह सिर्फ कब्रों का खोदना नहीं होता होगा। मुझे लगता है कि ये जो पेशागत चीजें हैं वो भी इन लोगों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करती होंगी। शायद उधर भी अगर इशारा होता तो वह बेहतर हो सकती थी चीज। जिस तरह का इशारा आप यदि मौसीकी को आधार बना के देखें तो वह बारीकियां आपको वहां दिखाई पड़ती हैं। मैं एक बहुत छोटा सा 2-3 वाक्यों का एक हिस्सा है, लगभग आखिर का, कि जब साबिर आया हुआ है वो कुछ नोट थमाता है अमीना को, और उस समय का कितना खूबसूरत दृश्य है। उसकी भाषा देखिए कि साबिर के हाथ में नोट थे, उसकी नजरें झुकी थीं, अमीना की आवाज उसके कानों में ऐसे उतर रही थी मानो उसकी शहनाई से निकलते वक्त तान का नी सप्तम पर जाकर अड़भंगी हो गया हो। ये जो मौसिकी कैसे जीवन में शामिल हो रही है, मुझे लगता है कि मुजावरी का जो पेशा है वह कैसे जीवन को प्रभावित करता है। उस पेशे की जो बारीकियां हैं, उस पेशे की जो जटिलताएं हैं, शायद उस तरह से इस उपन्यास में शामिल नहीं हुई। एक आखिरी बात कह के, बार बार इस पर बात भी हो रही है और बोलने के पहले मैंने कोशिश की उन समीक्षाओं से भी गुजर सकूं जो इस किताब पर आई है। तो जो राजनैतिक टोन की बात बार बार होती है, अभी कुछ स्थितियों की तरफ इशारा किया वंदना जी ने भी, मैं भी कुछ वैसी स्थितियों को छूना चाहता हूं। बल्कि सच कहिए तो बाद में नहीं, पहले ही पन्ने पर, जहां एक अछिया गैस चूल्हा सिलेंडर की प्रतीक्षा में है। यह वही समय है जब उज्ज्वला योजना लगातार सुबह शाम किसी नगाड़े की तरह आपके कानों में सुनाई पड़ती। वहां एक उपन्यास में एक ऐसी स्त्री है जो खाली उसका चूल्हा, वो भी एक अचिया गैस चूल्हा, खाली सिलेंडर का इंतजार कर रहा है। कैसे एक पूरा मोहल्ला खाली हो गया मुसलमानों से, मुसलमानों की अलग बस गई। वंदना जी भी इशारा कर रही थी। लगातार पूरे उपन्यास में बिहार का वह समय है, आज का समय, जब शराबबंदी लागू है। तो शराबबंदी के समय किस तरह शराब खुलेआम उपलब्ध है, यह एक दृश्य तो हो सकता है, यह एक स्थिति है, लेकिन क्या यह सिर्फ इतनी भर है? इसके कुछ राजनीतिक सामाजिक निहितार्थ भी हैं। इस तरह के जो तमाम इशारे हैं, जहां पर 1 या 2 वाक्य में उपन्यास इशारा करता है और हम उसमें उस राजनीतिक टोन को पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यह एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सुलभ जी की जो पूरी रचना यात्रा है, सायास या अनायास, इस तरह के सामाजिक राजनीतिक
कोणों की तरफ देखने या उसे छूने से इनकी कहानियां, इनकी कथा यात्रा बचती रही है, वो बचना यहाँ भी मुझे दिखाई पड़ता है। क्या जिस तरह से जो दृश्यांकन, मैंने कहा दृश्यांकन की बात की और कहा कि बेजोड़ है, तो दृश्यांकन के बराबर जब चरित्रांकन की बात होती है तो क्या उसी मजबूती के साथ हम यह रेखांकित कर सकते हैं कि जिस तरह से दृश्य यहाँ पर जितने जीवंत और मजबूत तरीके से खड़े होते हैं, क्या ये चरित्र भी उसी तरह उसी मजबूती के साथ विकसित हो पाते हैं? मुझे लगता है शायद मैं उसी मजबूती के साथ इस बात को भी रेखांकित नहीं कर पाता हूं। बावजूद इसके जिन जो मेरे भीतर जो खटका है, जिसके तरफ मैंने अभी इशारा किया, बावजूद इन चीजों के, यह तो मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसा उपन्यास, एक ऐसी कृति जो उन कुछ ऐसे कोने अंतरों की तरफ आपको ले कर जाती है जो हमारे अनुभव संसार का हिस्सा सामान्यतया नहीं बनते रहे हैं, उसके लिए इस उपन्यास और उपन्यासकार को बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। इस उपन्यास के आने के पहले तक और इस उपन्यास के आने तक भी लगातार सुलभ जी के नाम के साथ एक पता हमारी स्मृति का हिस्सा हुआ करता था, पीर मुहानी मुस्लिम कब्रिस्तान के पीछे कदम कुआं पटना। वह सिर्फ एक पता नहीं, कई कई जिंदगियों की समानांतर कहानियां हैं जो इस उपन्यास के हर हर्फ में धड़कती हैं। मैं इस उपन्यास का उस धड़कन के लिए स्वागत करता हूं और सुलभ जी को एक बार फिर से इस कृति के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। इससे पहले कि हम वीरेंद्र जी को सुने, प्रभात मिलिंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी एक टिप्पणी मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। वो कह रहे हैं स्किल्स की भाषा पे कि आकाशवाणी में लंबे कार्यकाल ने सुलभ जी की भाषिक अनुभव संपन्नता और सामाजिक वैचारिकता को अद्भुत तरीके से समृद्ध किया है। ये प्रभात जी की। अब मैं वीरेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात। मित्रों नमस्कार। अभी दाता पीर पे वंदना जी ने और राकेश जी ने काफी विस्तार से चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि काफी बातें आ गई हैं और इस उपन्यास में जो पहली बात मुझे आकर्षित करती है वो है कि आज के इस दौर में जिस यथार्थ को, जिस समाज को लेकर के ये कथा कही गई है, उसका चयन स्वयं अपने आप में एक बयान है, एक लेखी बयान है। और वो उस लेखी बयान को मैं एक प्रतिरोध के बयान के रूप में दर्ज करता हूँ। कारण ये कि जो वर्तमान समय है उसमें देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है उसे लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है और वो असहायता की स्थिति में है। ऐसे समय में उस अल्पसंख्यक समाज में भी जो उसका पसमानदा समाज है, जो उसका सर्वाधिक जो है पिछड़ा हुआ समाज, जिस समाज की चर्चा नहीं होती है, जो दृश्यमान नहीं है, उस अदृश्य जीवन को दृश्यमान, यानी कि कब्रिस्तान में रहने वाला परिवार, कब्र खोद करके जीवन जीने वाला, और जो बहुत छोटे छोटे पेशों में, मतलब उसके साथ जो जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, सत्तार है, खाल बेच करके अपनी आजीविका कमाता है, या उसमें कहीं जिक्र आता है प्रकारांतर से रुई धुनकने का, बीड़ी बनाने का। तो जो इस तरह के जो पेशे हैं, यानी कि जो पेशे समाज में मौजूद हैं, लेकिन मौजूद होने के बाद उन पेशों में जो लोग लगे हुए हैं वो हमारे जो है हमारी सोच का, हमारी निगाह का हिस्सा नहीं बनते। तो उस वर्ग के माध्यम से ये कथा कही गई है। तो मतलब अछूता विषय है, पसमानदा समाज की केंद्रीयता लिए हुए है, और जाहिर है कि जब कब्रिस्तान का जीवन है और कब्रिस्तान को लेकर के अभी पिछले दिनों या कुछ वर्ष पूर्व जो है अरुंधति राय का
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अपार खुशियों का खजाना जो उपन्यास है, उसमें भी कब्रिस्तान मौजूद है और काफी देर तक और काफी दूर तक मौजूद है। लेकिन वहाँ कब्रिस्तान एक रूपक के रूप, यहाँ कब्रिस्तान एक जो है एक जीवंत एक इकाई के रूप में, एक जीवंत सच्चाई के रूप में उपस्थित है। और जो उसके किरदार हैं, उसके किरदारों के सुख दुख, उनका प्रेम, उनका विषाद, उनका संघर्ष, जिस संलग्नता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये इस उपन्यास की एक विशेषता है कि ये उपन्यास जो है अंतरंग दृष्टा के रूप में उस जीवन को पेश करता है। यानी कि एक उस जीवन का बाह्य संस्पर्श नहीं करता, बल्कि एक अंतरंग दृष्टा के रूप में वो जीवन वहां पर पेश करता है। वो मजार, खानका, पीर, मुजाविर, ये सारी चीजें शब्दों के रूप में व्यापक समाज द्वारा सुनी गई हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, इनके पीछे छिपा हुआ जीवन क्या है, इनके अंतर संबंध क्या है, ये अंतर संबंध, ये सारा जीवन जो है मैं किसी उपन्यास की विषय वस्तु नहीं बना है। तो एक गैर मुस्लिम लेखक द्वारा एक मुस्लिम समाज का, वह भी पसमानदा समाज का अंतरंग जीवन जो है, जिस छोटे छोटे विवरणों के साथ, जिस अंतरंग विवरणों के साथ उपस्थित होता है, वो इस उपन्यास की एक जो है एक बड़ी विशेषता है, जिसे कि दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा, जो परिवार है इसमें, उस परिवार में रशीदन, उसकी 2 बेटियां, उसका बेटा, उनके जो संघर्ष है उसके साथ जुड़ी हुई जो एक उसको आप ये कहते हैं प्रेम प्रसंग भी है, और प्रेम प्रसंग के साथ जो है एक जुड़ा हुआ जीवन भी है। तो वो जीवन जो है, यानी कि कब्र खोदने वाले, यानी कि कब्र खोद करके आजीविका को कमाना, और ये उसके साथ एक त्रासदी जुड़ी हुई कि लाशें नहीं आएंगी तो वहां जीवन नहीं चलेगा। तो लाशों को खोद करके जीवन कमाना, और एक स्थिति, एक उपन्यास, इस उपन्यास में एक स्थिति यह भी है कि रशीदन ये कह रही है कि खुदा करे कि आज कोई लाश न आए, यानी कि वो इतना श्रमसाध्य कार्य है कि वो जो है उससे बचना भी चाहती है, लेकिन विवशता ये है कि अगर वो नहीं आएगी या वो कार्य नहीं करेगी तो वो जो है उसका जीवन नहीं चलेगा। ये इस तरह की बेबसी। और इस उपन्यास का जो एक दृश्य है कब्रिस्तान को लेकर के, कि जब फजलू की मौत के बाद माँ और बेटी दोनों मिल करके स्वयं उस कब्र को खोद, यानी कि आप देखिए, बेटे और भाई को दफनाने के लिए बहन और माँ दोनों खुद कब्र खोदती हैं, और कब्र खोदने में किसी की मदद नहीं लेती है। तो इस तरह का एक मार्मिक प्रसंग और मानविक जीवन, यानी कि कब्रिस्तान के जीवन के कितने अलग अलग रूप हैं। उसी कब्रिस्तान में, यानी कि जो प्रेम प्रसंग, यानी कि जो अमीना है और साबिर, अमीना जब साबिर लौट करके आता है अपने मामू के यहाँ से और जब अमीना से मिलता है, तो साबिर और अमीना का जो मिलन का वो है, उसमें जो जिस भाषा में और जो दृश्य उपस्थित किए, यानी कि मतलब ये उपन्यास, समूचा उपन्यास चाक्षुष है, लेकिन वो विशेष दृश्य जो है वो कहीं स्मृति में जो है टिक जाता है। छोटा सा एक उसका अंश है जो कि पढ़ते हुए मुझे जो है कौंध गया, और देखिए उसमें कई तरह की चीजें जो है उससे जानी जा सकती हैं कि उस उपन्यास का जो भाषाई सौंदर्य है वह भी है, और कब्रिस्तान के अंदर जो है, कब्रिस्तान का भी जो है को भी एक किस तरह से उसका रूपांतरीकरण जो है उपन्यासकार ने किया है, यह एक है। तो उसका एक अंश है कि वसंत साबिर के दरवाजे पर खड़ा था और पुकार रहा था। अमीना के सघन केश वसंत के स्वागत में खुलकर लहरा रहे थे। दोनों की आंखें मुंद गई थीं। साबिर की हिचकियां टूटकर धीमी हो चुकी थी। देखते देखते कब्रिस्तान का नजारा बदल गया था। सारी कब्रें वृक्षों में बदल गई थी।
कब्रिस्तान एक हरा भरा जंगल बन गया था। वह कोयल लगातार कूक रही थी। पुंकेसर बन गया था उसका कंठ और उसकी कूक से पराग झर रहे थे। कब्रिस्तान की भूमि पर पसरी दूब और जंगली लताओं पर बहुरंगी फूल खिल उठे थे। इन फूलों के कुछ नाल आकाश की ओर मुंह उठाए झूम रहे थे। तो जो भाषा है, भाषा की रवानगी है, भाषा के जो अर्थ हैं और जो कब्रिस्तान का रूपांतरण जिस रूप में पेश होता है, यानी कि जो वो लोकेल है, वो लोकेल का एक जो है कि कब्रों का दफन किया जाना, लाशों का आना, जीवन की दुरूहता, उसमें भी जो है प्रेम जो है का ये प्रसंग जो है किस तरह से किस रचनात्मकता के साथ पेश हुआ है, यह मैं समझता हूँ कि इस उपन्यास का जो एक कलात्मक पक्ष है, उस कलात्मक पक्ष को दर्ज किया जा सकता है। मैंने शुरू में ही कहा कि आज का जो समय है, आज के समय में ये उपन्यास हमारे सामने है और इस उपन्यास का पाठ करते हुए जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक स्थितियां हैं, उसका हमारे सामने कौंधना एक स्वाभाविक रूप से है। और इसमें कई जगह कई स्थल हैं, वंदना जी ने अभी उनको संकेतित किया है कि 4-5 स्थल ऐसे हैं जहां पर कि ये दर्ज है कि जो मिली-जुली बस्तियां थी, उन मिली-जुली बस्तियों से मुस्लिमों से खाली हो रही हैं और मुस्लिम जो है मुस्लिम बस्तियों में जा रहे हैं, यानी कि एक गेटवाइजेशन की प्रक्रिया तेज हुई है। दूसरा ये है, इसमें 2-3 जगह ये संकेत है समय बदल रहा है, ये हिंदू मोहल्ला है। तो इस तरह की जो चीजें, समय बदल रहा है, तो क्या समय बदल रहा है? ये जो एक बाह्य का जो वातावरण है, एक पूरा, मैं समझता हूँ कि एक अवसर था उपन्यासकार के सामने, ये अवसर था कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के बदले हुए समय में, वो पसमानदा समाज जो व्यापक रूप से अछूता हुआ है, लेकिन उसकी बस्तियां, उसके निकट का जो परिवेश है और जो है उस निकट के परिवेश में भी जब उनमें ये डर समा रहा है, जो छोटी बेटी है, उस छोटी बेटी के प्रेमी के लिए कि इस समय हिंदू मुस्लिम का ये समय है, हो ना हो कुछ हो जाए, या इस तरह की जो चीजें हैं, तो आधे वाक्यों में, एक वाक्यों में, संकेतों में, तो इस उपन्यास में अवकाश था। मैं समझता हूँ कि जो है आज के समय को थोड़ा खुलकर के दर्ज कर सकता है। शायद जो मितभाषी एक राजनीतिक शिल्प सुलभ जी का है, उसके चलते वो जो है एक उनमें एक ठिठकने का भाव है, वो एक स्थल पर जाकर के रुक जाते हैं, जबकि आज के समय की ये अपेक्षा है कि उस आज के समय को दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन ये समय जो है प्रकारांतर से, प्रचंड रूप से कहीं न कहीं मौजूद है, तो उसकी उपस्थिति ही इस बात की अपेक्षा हमारे सामने पेश करती है कि अगर यह समय जो है थोड़ा और मुखर होकर के पेश होता तो और बेहतर था। निश्चित रूप से इसमें कई प्रेम प्रसंग हैं, कई जिसे कहा जाए कि प्रेमी युगल भी हैं और उनके साथ जो है त्रासदी भी जुड़ी हुई है। समदू का और जो प्रेम प्रसंग है समद का और जूबी का, वो बहुत मार्मिक है। यानी कि समद जो है उर्दू में एमए किया हुआ है विश्वविद्यालय में, और उसके साथ साथ देखिए उसमें यह भी एक उपन्यासकार जो है एक संकेतित करता है, उर्दू में एमए करने का कोई मतलब नहीं, यानी कि उसको कोई नौकरी नहीं मिलनी है, कोई स्थान नहीं मिलना है। तो जो एक इस समाज में जो उर्दू की एक स्थिति हो गई है, तो उसके बारे में कि उर्दू का पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल बेकार है, विश्वविद्यालय में या कहीं अध्यापन की नौकरी वो आसानी से मिलनी नहीं है, तो यह भी उसमें दर्ज है। दूसरा कि कई छोटे छोटे पेशे, कातिब का पेशा, कुछ और छोटे छोटे पेशे किस तरह से समाप्त हो रहे हैं। तो यानी कि खाली यह नहीं है कि मुस्लिम बस्तियों से मुस्लिम जा रहे हैं, वो पेशे भी समाप्त। तो आज जो भारत के बारे में कुछ लोग ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तो वो प्रकारांतर से, यानी कब्रिस्तान की कथा कहते हुए यह चीज का जो है कहीं न कहीं से यह तथ्य जो है उजागर होता है। और जो समद की जो त्रासदी है,
और जहाँ अंत में जाकर के समुद्र जो है फिर उसी पीर मिहानी के कब्रिस्तान में रहने चले जाते हैं। तो ये एक लय है, ये उपन्यास में जो ये जिसे कहा जाए कि प्रेम की एक लय कह लीजिए, संबंधों की एक लय कह लीजिए, एक जो है ऊष्मा, मानवीय संबंधों की ऊष्मा कह लीजिए, वो लगातार इसमें जो है जीवती, यह इस उपन्यास की शक्ति है। और देखिए यह उपन्यास जो है अपनी संपूर्णता में बहुत प्रसन्न मुहावरे का नहीं उपन्यास, यह उपन्यास कहीं अवसादग्रस्त करता है, यानी कि यह जब पढ़ करके पाठक रखता है तो अवसादग्रस्त होता है, उचित यह अवसादग्रस्त होता है। उस जीवन की जो स्थितियां हैं, वो जो हाशिए का समाज है, जो मेहनत का समाज है, जिसका कि यानी कि यद्यपि उसके जो किरदार है, उसकी जो दो बड़ी बहन और जो छोटी बहन है और रशीदन भी हैं, एक किंचित खासा एक स्वाभिमानी पात्र, और उसमें जो समद और जूबी का, यानी कि जूबी तो इतनी स्वाभिमानी है कि वो जिस समय उसका निकाह होने जा रहा है, काजी के समक्ष वो निकाह में अपनी हामी नहीं भरती, हाँ नहीं कहती। तो यह भी यानी कि एक प्रेम संबंधों में डूबी हुई एक लड़की निकाह के सामने, काजी के सामने जब प्रस्तुत है, उस समय वो जो है नकार देती है। तो यह उसका एक, जिसे कहा जाए कि स्त्री किरदार की एक जो है एक व्यक्तित्व संपन्नता है, और लेकिन उस व्यक्तित्व संपन्नता की उसे कीमत चुकानी पड़ती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है कि उसका पिता ही उसकी हत्या करता है। तो इस तरह के जो प्रसंग हैं, और उसको आप ऑनर किलिंग कह लीजिए, शहनाई बजाने वाले अपने मामा और नाना के परिवार में जो उसकी वापसी होती है, उस वापसी के बाद जो एक वर्गांतरण, यानी कि एक खाता पीता एक संपन्न परिवार में जाकर के उसका हिस्सा बनता है। यहाँ कब्र खोदने वाले परिवार के साथ उसका की बेटी के साथ उसका प्रेम संबंध था। वहां वो जाकर के एक, जिसे कहा जाए कि समाज की जो एक रेखा है, एक जो विभाजित करती है, जिसे हम कहते हैं कि एक जो संपन्नता की और एक मेहनत का समाज की जो एक रेखा है, या जिसे कहा जाए कि एक सम्मानित पेशा, मौसीकी का सम्मानित पेशा, दूसरी तरफ कब्रिस्तान में रहने वाले कब्र खोदने वाला पेशा। तो इसकी भी विसंगति जो है इस उपन्यास में उजागर होती है कि वो साबिर का गुरुत्वाकर्षण तो है इस कब्रिस्तान में अपनी प्रेमिका के साथ, लेकिन वो जो स्थितियां हैं जो उसको ले गई हैं, जो उसका एक, जिसे कहा जाए कि उसका समाज अब बदल गया है, यानी कि उपन्यास के बाद का जो दृश्य है कि जिस समय वो दिल्ली में कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहा है, और उसी समय जो है यहाँ पर फजलू की सांसें टूट रही हैं। तो इस तरह के जो स्थितियां इस उपन्यास में प्रस्तुत की गई हैं, तो ये उन अंतर विरोधों का, यानी कि वो जो पसमानदा समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज का जो एक हिस्सा है, उस हिस्से में भी कितने तरह के कित्ते बने हुए हैं। और देखिए, यानी कि इसी परिवार से गया हुआ जब वो मौसीकी वाले समाज में या दूसरे उसमें, तो वहां जाकर के संबंध किस तरह से टूट जाते हैं उन परिवारों के साथ। दूसरा सबसे ज्यादा विस्मित करने वाली बात है कि उपन्यासकार ने इस जीवन को खाली चित्रण नहीं, जिस अंतरंगता के साथ उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसके रीति रिवाज को, यानी कि जो हिजरी कैलेंडर है, यानी बकरीद का जो त्योहार है वो किस महीने में होता है, तो पाठक, यानी कि जो बहुत से पाठक हम तरीके बहुत सी चीजों को नहीं जानते हैं, तो उन चीजों से अवगत भी होते हैं। उर्दू के कुछ चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, एक आध जगह मुझे शक हुआ कि शायद उपन्यासकार ने ये कुछ अशुद्ध किया है। मैंने उर्दू का शब्दकोश देखा तो, लेकिन मैं ही गलत था वो, यानी कि कहीं आप जो है उपन्यासकार को कहीं भी मतलब ये अल्पसंख्यक की संस्कृति को लेकर के, उस समाज को लेकर इतनी अंतरंग जानकारी कि उसमें कहीं दोष या कोई कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यह जो एक बात लगातार कही जाती रही है कि गैर मुस्लिम लेखकों द्वारा मुस्लिम समाज के अंतरंग चित्र, अंतरंग दृश्य नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। मैं समझता हूँ ये उपन्यास जो है उस कमी की भरपाई जो है काफी कुछ करता है। इसलिए
नए यथार्थ का भी उपन्यास है और एक जिसे कहा जाए कि स्त्री सशक्तिकरण का भी उपन्यास है। और इसकी जो अभिव्यक्ति है, यानी जो इसकी भाषा है, हिंदी उर्दू की जो मिली हुई भाषा है, वो दुर्लभ है। यानी कि उस भाषा में जहाँ जिस भाषा की आवश्यकता है, वहाँ यह भाषा जो है उस रूप में प्रस्तुत होती है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास को जिस गहरी संलग्नता के साथ लिखा है, वो यथार्थ को बरतने की एक नई दृष्टि भी है और एक नई प्रविधि भी है। हम जाहिर है कि जब हम किसी उपन्यास पर चर्चा करते हैं तो उसका जो पाठ है, उसका टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट में जो कुछ मौजूद है हम उसकी बात तो करते ही हैं, लेकिन वो टेक्स्ट जो एक व्यापक समाज के साथ जो रिश्ता बनाता है, उस रिश्ते को भी हम पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हो, तो उस तरफ भी ये उपन्यास जो है संकेतित करता है। और जाहिर है कि जो इस तरह का जो समाज है, जो एक व्यापक जिसे कहा जाए कि समाज की मुख्य धारा से कटा पिटा है, उससे अलग है, लेकिन उस समाज में भी जो एक आज के में जो एक विभाजन आया है, जिसे हिंदू मुस्लिम विभाजन कहते हैं, जिसे एक घृणा का वातावरण कहते हैं, ये घृणा का वातावरण, ये विभाजन इस तरह से जो निम्न स्तर पर है, नीचे स्तर पर जो है नहीं पहुंचा है या बचा हुआ है, या मेल जोल की वो जो स्थिति वहां पर कायम है, यानी कि वो जो होटल वाला है, वो चाय वाला जो है, इस परिवार के साथ किस तरह से एक परिवार के सदस्य की तरह का व्यवहार करता है, या जो बबली और जो दूसरा परिवार है उससे किस तरह के रिश्ते बने हुए हैं। तो भारतीय समाज की जो एक आंतरिक शक्ति इस समाज को बचाने की, जिसके आधार पर ये समाज टिका हुआ है, यानी कि जो एक राजनीति का इस समय का जो प्रचलित मुहावरा है, जो इस ताने बाने को विदीर्ण कर रहा है, उसको जो है तार तार कर रहा है, लेकिन इस समाज को जोड़ने वाला, यानी दोनों चीजें एक साथ, यानी कि उसी समाज में मोहल्ले खाली हो रहे हैं, मुस्लिम उस मोहल्ले को छोड़ करके जा रहे हैं, कब्रिस्तान में एक परिवार मौजूद है, तो हम इसको इस रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते कि वो परिवार जो है अपनी शक्ति के कारण, अपनी इच्छा से मौजूद, जाहिर है उसके सामने कोई पेशा नहीं है, कब्रिस्तान में रहना उसकी एक व्यवस्था है, और कब्रिस्तान में रहने वाला जो परिवार है उसको बर्दाश्त करना भी आसपास की एक जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद जो एक मतलब एक जो नफरत का, एक विद्वेष का वातावरण जो है बन सकता था, लेकिन वो नफरत और विद्वेष का वातावरण वहां नहीं है। तो यह एक समाज का जो है मेहनत का समाज है, पसमानदा समाज है, उस समाज की जो आंतरिक बनावट है, जो आंतरिक संरचना है, जो उसकी जरूरतें हैं, जो उसका हेल मेल है, वो विदीर्ण नहीं हुआ है। तात्पर्य कहने का ये कि दाता पीर उपन्यास के माध्यम से ऋषिकेश सुलभ की निगाह जो है उस यथार्थ पर गई है, जिस यथार्थ को पर लोगों की सामान्यता जो है दृष्टि नहीं जाती थी, और इस तरह से एक जो उन्होंने एक रिक्त की भरपाई की है, और बहुत ही कलात्मक तरीके से की है। और चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे यथार्थ की प्रस्तुति की बात हो, इसके पहले का जो उपन्यास था, उस उपन्यास से मैं समझता हूँ कि यह आगे का उपन्यास है, और ये उपन्यास जो है निश्चित रूप से जो उनके सरोकार, देखिए बिना सरोकारों के नहीं लिखा जा, यह नहीं कहा जा सकता कि वो उनके आसपास का जीवन है, वो वहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने जैसा देखा वैसा लिख दिया। उपन्यासकार जो यथार्थ का चयन भी करता है, यथार्थ को निर्मित भी करता है। तो जो उनका चयन है, जो यथार्थ की निर्मित है, एक सजग कथाकार की है। लेकिन आज के इस राजनीतिक समय में एक सजग कथाकार को एक हस्तक्षेपकारी भूमिका में भी आने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ये उपन्यास जो है, उपन्यास को पढ़ने से इस बात की चाहत भी होती है, इस बात की गुंजाइश भी थी कि कुछ जो है आज के समय के जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जिस तरह से समाज को, चीजों को जो प्रभावित कर रही हैं, उस मित मुहावरे से बचते हुए थोड़ा मुखर मुहावरे को
अपनाने की आवश्यकता थी। ये एक पाठक की या लेखक की मांग है और वो उपन्यासकार का अपना शिल्प होता है, उपन्यासकार का अपना एक संकल्प होता है और उसके तहत लेकिन कुल मिलाकर के ये उपन्यास अत्यंत पठनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंने पहले ही कहा कि आज के समय में अल्पसंख्यक समाज के पसमानदा हिस्से पर उपन्यास लिखना ये अपने आप में एक बयान है और वो बयान प्रतिरोध का बयान है। मैं सुलभ जी को बधाई देता हुआ इस उपन्यास का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। और रविभूषण जी से हम उनकी राय लें इससे पहले उत्कर्ष यथार्थ जी की एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हो रहे शब्दों की ओर लौटना उस भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की थाती को सहेजने की बहुत जरूरी जिम्मेदारी है, इसलिए भी ये उपन्यास जरूरी हो जाता है। आदरणीय सुलभ सर ने जीवन की आवश्यकता स्मृतियों छवियों के बिखरने का बटोरना संभव किया है। सादर शुभकामना और बधाई। ऋषिकेश जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये जो संदेश है ये उन तक जरूर पहुंचे। मैं रविभूषण जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात करें। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। जब हिंदी में अच्छे उपन्यासकार और काफी अच्छे आलोचक मौजूद हों, एक मुश्किल ये हो जाती है कि मुझे जितनी बातें कहनी थी उसमें से अधिकांश बातें वंदना राग जी ने, राकेश जी ने और वीरेंद्र जी ने कह दी। तो इससे थोड़ी खुशी भी हुई। खुशी इसलिए कि सोचने का जो एक तरीका है वो लगभग एक तरह का है। यह उपन्यास अभी मैंने 4 दिन पहले पढ़ा है और एक ही बार पढ़ा है और ये कह दूं कि डूब कर पढ़ा है। शानी सहित जिन कथाकारों, लेखकों को और शायद कुछ आलोचकों को भी यह शिकायत थी, जिसकी ओर वीरेंद्र जी ने इशारा किया है, कि गैर मुस्लिम हिंदी लेखकों और उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में मुस्लिम समुदाय, परिवार आदि पर ध्यान नहीं दिया है। उन सब की शिकायत को दूर करने वाला ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास दाता पीर है। इसके पहले उनका एक और उपन्यास अग्निलिख प्रकाशित हुआ है। हिंदी में तो एकदम ही नहीं, शायद किसी अन्य भारतीय भाषा में भी ऐसे अछूते विषय पर बिना शायद ही कोई उपन्यास लिखा गया है। वीरेंद्र यादव जी ने अरुंधति को उस उपन्यास का उल्लेख किया, लेकिन ये भी बताया और ठीक ही कहा उन्होंने कि वहाँ वह रूपक के रूप में है। इस समय हिंदी उपन्यास में विविधता का जो संसार हम देख रहे हैं वह बहुत प्रीतिकर और आश्वस्तकारी हमें लगता है। दाता पीर अपने नवीन मौलिक विषय के कारण ही नहीं, भाषा की चमक दमक और गमक महक से भी विशेष महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहाँ उर्वर गर्भ है, आसमान की नाभि से झरता अमृत है, कोठरी में धूप के पंछी फुदकते फिरते हैं, बीती हुई जिंदगी के आसमान में किसी पंछी की तरह उड़ता मन है, समद जो भी को हमेशा एक उदास नज्म की तरह लगते हैं, वृक्षों में बदलती हुई कब्रें हैं, हवा, प्रकाश, वसंत, मेघ, जल, अग्नि सब यौवन के उठान पर मन की ऋतु है। और सबसे अधिक अमीर खुसरो और मीर हैं, जिनके कलाम और शेर अपनी आभा से उपन्यास की भाषा और कथ्य को एक साथ जगमगा देते। अंग्रेजी में कब्र खोदने वालों पर, जिन्हें कि हम ग्रेव डिगर्स कह सकते हैं, कई रचनाएं मिलेंगी, पर हिंदी में इस विषय पर लिखा गया यह पहला उपन्यास। उपन्यास में वैसे लगभग 30 के करीब पात्र आते हैं, कुछ देर के लिए, अधिक देर के लिए, लेकिन मुख्य रूप से यह रशीदन के परिवार की कथा है, जिसका मुजावरी ही पेशा था। राकेश जी ने त्रिभुज की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मुजावरी ही पेशा था कब्रिस्तान के मजारों के फातिहा लेना, मुर्दों के दफन के लिए कब्र खोदना, दफन के लिए आए लोगों की खिदमत करना, नमाज जनाजा के लिए इंतजाम करना। पर यह कहना शायद उचित नहीं होगा कि दाता पीर केवल मुजाविरों पर लिखा गया उपन्यास। मैं उससे सहमत हूँ राकेश बिहारी से कि उन्होंने जो 3 बातें कही उसमें तीनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, किसी को भी अलगाना कठिन है। तो फिर हम उपन्यास को क्या कहेंगे? अब सवाल मेरे सामने, जो मैं इस उपन्यास को पढ़ने पर जो कई सवाल मेरे दिमाग में आए कि ये है कि क्या हम इस उपन्यास को किसी एक खास रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे? क्या यह मैयतों और कब्रों की कथा है, या वहां रह रहे लोगों के मैयत और कब्र बन जाने की भी
कथा है। पीर पटना के पीर मुहानी के कब्रिस्तान या पटना के अन्य मोहल्लों की कथा है? क्या यह शहनाई और मौसीकी की कथा है? क्या यह केवल दाता पीर की कथा है? क्या यह एक समुदाय विशेष की कथा है? क्या यह केवल साबिर के बदल जाने की कथा है? या इस समुदाय या उपन्यास में एक में अनेक कई कथाएं हैं, उपकथाएं? क्या यह स्त्री कथा है? स्त्री सशक्तिकरण की बात ठीक कही वीरेंद्र जी ने। या फिर अभावग्रस्त सामान्य लोगों की कथा है? क्या यह प्रश्न कथा है? उपन्यासकार ने कई प्रश्न खड़े किए, या उन प्रश्नों के कतिपय उत्तरों की भी कथा है? इस उपन्यास को किसी भी तंग, एकांगी, खंडित और प्रचलित नजरिए से मेरी दृष्टि में नहीं देखा जाना चाहिए। दाता पीर गहरे और व्यापक अर्थों में एक प्रेम कथा भी। इस प्रेम विहीन समय में कथा के केंद्र में प्रेम को उपस्थित करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ हम देखें, अमीर खुसरो के जितने कलम हैं, मीर के जितने शेर हैं, मीर का शेर जूबी पड़ती है, इश्क ही इश्क है जहां देखो सारे आलम में भर रहा है इश्क हमारा समय। इस उपन्यास में 4-5 जगहों पर अपने समय का उल्लेख किया गया है, और ये ठीक है। बिरन जी की भी शिकायत या चाह या एक पाठकीय इच्छा या आलोचकीय दृष्टि, ये उतने विस्तार, उतने क्या, ये कुछ भी विस्तार में नहीं जाता। इसमें राजनीति के जो स्वर हैं वे दबे हुए हैं संकेतों में, और उपन्यास में ये संकेत जहां उपस्थित होते हैं किसी भी उपन्यास में, उससे उपन्यास की कलात्मकता जो है और बढ़ जाती है। ये पाठकों पर और आलोचक पर ज्यादा निर्भर करता है कि वह उसको कितना खोलता है और कितना विकसित करता है। उपन्यास के शीर्षक के 2 शब्द दाता और पीर मिलकर एक बन जाते हैं, पर यहाँ 2 मिलकर के एक नहीं बनते। और खुद दाता पीर जवानी में जिस लड़की से इश्क किया था, उस लड़की ने उनकी मोहब्बत ठुकरा दी और वे नीम पागल हो गए। इसलिए यह शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 शब्द मिलकर एक शब्द बन रहा है। लेकिन ऐसे कई प्रेमी युगल हैं जो एक नहीं हो पाते। गाते वे मनिहार थे। दाता पीर अपनी युवावस्था में मनिहार थे, चूड़ियां पहनाने का काम किया करते थे। वो गाते तो लगता शहद की चाशनी आसमान से तार बांधकर बूंद बूंद आहिस्ता आहिस्ता टपक रही। पागलपन के दौरान वे कटिहार के मनिहारी में, इसलिए उपन्यास केवल पटना पर ही नहीं है। ये जिस दाता पीर को हमारे समक्ष रखता है उपन्यास, वहां वो कटिहार के मनिहारी में चले जाते हैं, और पागलपन के दौरान वे कटिहार के मनिहारी में बाबा हजरत जीनत शाह रहमतुल्लाह के मजार पर पहुंचते हैं। मौलाना समीर उद्दीन के शागिर्द बनते हैं, और बाद में वो मजार पीर मुहानी के कब्रिस्तान के भीतर मस्जिद के पिछवाड़े उनकी मजार बन। मुझे लगता है अगर हम व्यापक अर्थ में कब्रिस्तान का सीमित अर्थ नहीं देखें, तो इस समय क्या हम सब कब्रिस्तान नुमा कब्रिस्तान में नहीं रह रहे हैं? एक सवाल है, इस पर विचार भी किया जा सकता है, शंकाएं भी प्रकट की जा सकती हैं, इसको खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन कब्रिस्तान तो है उपन्यास में, वो यथार्थ है, वो एक स्थान है। कोई कलाकृति यथार्थ में केवल सिमट महान और उल्लेखनीय नहीं बन पाती। खुद नसीरन को देखें, अमीना को देखें, और इन दोनों को जीवन को देखें, तो ये जो कब्रिस्तान है, ये स्थान से उठ करके हमें कहीं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिंदा लाशों की तरह। बहुत उपन्यास में जीते जी मुर्दा बनने की बात अमीना ने साबिर से कही, यानी अमीना अपने को जीते जी मुर्दा वो समझ रही है। और उपन्यास के अंत में जब साबिर उससे मिलने के लिए जाता है और 500 के 4 नोट उसे थमाता है, तो अमीना उसे रखती नहीं है। हम इसे खुददारी कह सकते हैं। ये जो बदलाव है साबिर में, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर केवल साबिर पर ही ध्यान केंद्रित करें और मुसलमानों के भीतर की जो फाक है, वो साबिर जो अपने मामू के यहाँ जाता है और मामू उसे अपनी पत्नी के भतीजी से शादी की जो बात होती है,
तो अपने मामू को कहता है अमीना के बारे में कि मैं उससे शादी करूंगा। मामू उसके सामने दो टूक फैसला कर देते हैं, या तो यहाँ रहना है सुख सुविधाओं में, शहनाई बजाओ, दौलत पाओ, यश कमाओ, या फिर वहीं जाओ कब्रिस्तान में। अर्थात दाता पीर में कब्रगाह और दरगाह से नूर मंजिल तक की कथा है। इस नूर मंजिल को उपन्यास पढ़ते हुए हमें आंखों से कभी ओझल नहीं करना चाहिए। रेणु के यहाँ जितने भी वाद्य यंत्र मिलते हैं, करीब 48-50 वाद्य यंत्रों का तो हमने उल्लेख किया, लेकिन रसन चौकी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यहाँ रसन चौकी का उल्लेख, ये जो बजाते हैं वो कहाँ के हैं? वो मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव। तो एक और कटिहार का वह इलाका, दूसरी ओर मधुबनी का वह इलाका, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नूर बख्श ने साबिर के अब्बा को मौसीकी की दुनिया में अपना असली वारिस बनाया, बेटे को छोड़कर। उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां, या 3 बेटियां। 2 बेटों फहीम बख्श और गुलाम बख्श से पहले ऋषिकेश सुलभ ने इस उपन्यास में मौसीकी का जिक्र जिस तरह किया है और मौसीकी के बारे में जिस तरह लिखा है, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जानता नहीं था, हालांकि इतना जानता था कि संगीत की दुनिया में वो हैं, लेकिन यहाँ जो उन्होंने लिखा तो ये मेरे लिए थोड़े सोचने की बात हुई कि हिंदी के इस समय के 2 उपन्यासकार रणेंद्र और ऋषिकेश सुलभ मौसीकी की दुनिया में क्यों जाते हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए यह सवाल मेरे भीतर आया, क्या इसलिए कि यह समय संगीत विहीन, लय विहीन, सुर विहीन है। जीवन में अगर यह नहीं है तो फिर जीवन क्या है। एक संगीतज्ञ और संगीत विशारद की तरह ऋषिकेश सुलभ टप्पा, तराना, ठुमरी, दादरा ही नहीं, गिटकरी, जबड़ा, हलक, शुद्ध, वक्रतान, विलास खानी और मस्जिद खानी गत, राग अभोगी, कान्हड़ा, गुनकली, जय जय वंतन बंटी, तिलक कामोद सब रख देते। एक और सहनाई है, मौसूकी है, और दूसरी ओर कब्रिस्तान है। 2 जिंदगियां हैं, 2 संसार हैं, पटना में, बहुत दूर नहीं। उपन्यास में बड़ा सवाल एक यह है जो कहा नहीं गया है, प्रच्छन्न है, वह यह कि समय के साथ बदलना जरूरी है या पुराने समय में रहना। एक बड़ा सवाल है। समय के अनुसार साबित बदल जाता। शहनाई बजाने से धन दौलत शोहरत मिलती है, वह सही है, या कब्र खोदना? कब्र खोदने का काम मजबूरी का है, जिस ओर शायद बीरन जी ने इशारा किया। एक दुनिया के कब्रिस्तान और उसके अगल बगल की बिल्कुल एक दुनिया है, ये तथाकथित, ये जिसमें राधे हैं चाय वाले। आप राधे चाय वाले को देखिए और राधे चाय वाले की पत्नी को देखिए। इस उपन्यास में कई स्त्रियां हैं, लेकिन जो विरोध करने वाली स्त्रियां हैं उसमें तो राधे की पत्नी प्रमुख है या चुन्नी प्रमुख है। अमीना कहीं विरोध नहीं करती। और अमीना की बात छोड़िए, ये जिस मामू के यहाँ गए हैं वहां जो वर्णन आता है उपन्यास में या जो प्रसंग है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी जो मामियां हैं, दोनों मामियां, वो किस तरह से पति की छाया में चल रही हैं कि जिसमें से एक ने कहा कि अरे शादी हो जाएगी तो इस बार तो मैं नहीं मानूंगी, इस बार तो मैं जेवर लूंगी। ये मुसलमान परिवार ही है, वहां कोई विरोध नहीं है। एक विरोध है जिसके कि इसकी माँ, साबित की माँ, विरोध करके चली आती, चयन कर लेती। इसलिए उपन्यास में ये चयन का जो प्रश्न है वह विशेष महत्वपूर्ण है कि हम चयन क्या करते हैं। इस चयन के प्रश्न के साथ मूल्यों का प्रश्न जो है वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है। एक दुनिया कब्रिस्तान और उसके अगल बगल की जो दुनिया है वो छोटी छोटी दुकानें हैं, और एक दुनिया दूसरी दुनिया है। एक दुनिया वो मोहल्ले की है, पीर मुहानी के अगल बगल का कदम कुआं और ये सब मोहल्ला जिसमें गलियां हैं। तो क्या हम इस उपन्यास को पटना पर लिखा जाने वाला उपन्यास माने? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। पटना पर नवनीत सहाय, पटना A Paradise Lost Saga of a 2500-year-old city from Ajat Satru to present day Patna, और अमिताभ कुमार ने A Matter of Rats, A Short Biography of Patna लिखा है, और दाता पीर एकदम भिन्न है। इस उपन्यास का जो कलात्मक पक्ष है या जो कलात्मक सौंदर्य है वो भाषा में, शब्दों में, ये सभी जगह तो है ही है, लेकिन यहाँ जो प्रच्छन्न है
जो ढका हुआ है उसमें भी, इसमें एक बड़े शहर के केवल एक जहां मामू रहते हैं उस मोहल्ले का जिक्र है जहां संपन्नता वगैरह है, और दूसरी ओर कब्रिस्तान का जो इलाका है वह। अब इन दोनों को ध्यान में अगर हम रखें तो पूरे पटना को ही नहीं, एक भारत का भी चित्र और चरित्र जो है वह प्रस्तुत कर देते हैं। वीरेंद्र यादव जी ने वो ठीक बात कही है, अच्छी बात कही है। वह यह है, देखिए मैं उसको उस स्थल को पढ़ करके इतना भाव विवल हो गया, आप सभी साथी हैं कह ही सकते हैं कि रुलाई छूटने लगी। दो स्त्रियां कब्र खोदती, माँ और बहन। कब्र खोदने वाला जो एक लड़का है उसे मना करती, कोई पुरुष नहीं, कोई मर्द नहीं है, यह संबंध है। हमारा समय इन आत्मीय संबंधों के कारण ही प्रेम उत्पन्न होता है, गहरा प्रेम। वह खा जाने वाला समय है, ये रौंद जाने वाला समय। बेटी अमीना कुदाल चलाती है और असीदन माँ गड्ढे से निकलती माटी सहेजती है। इन दोनों का कोई नहीं है, सामने केवल शंभू फकीर और दाता पीर हैं। उपन्यासकार ने उसे ऐसा छोड़ा है कि वो कल्पना में भी उनकी उपस्थिति हो सकती है, और दाता पीर तो है ही नहीं है, उनका तो निधन हो चुका है। उपन्यास अपने पाठकों को कई अर्थों में शिक्षित करता है, बड़ी तैयारी के साथ इसके सुलभ ने यह उपन्यास लिखा है। मुस्लिम समुदाय में जो विभाजन है, और मुस्लिम समुदाय में छोड़ दीजिए, एक परिवार में ननिहाल में और यहाँ, वह भी बहुत अच्छे ढंग से हम देखते हैं। इस प्रेम वंचित समय में इस उपन्यास का मुख्य स्वर प्रेम का है, आत्मीयता का है, गहरे संबंधों का है। और अब देखिए, जब हवाई जहाज जब उड़ता है और उसी समय यहाँ का दृश्य, और वहां कोपरनेसर मार्ग पर कमानी सभागार का उल्लेख, और यहाँ कब्रिस्तान है। यह साफ दो दुनिया है ये। और इसका जो आर्ट है, इसका जो कलात्मक पक्ष है, वह कलात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। उपन्यासकार की जो पश्च दृष्टि है, जिसकी ओर वंदना जी बोल रही थी, पश्च दृष्टि का ही उन्होंने उल्लेख किया शायद, वो पूरी तरह वर्तमान से जुड़ी हुई है। अब फजलू की एक टांग का टूटना, ये पोलियो का शिकार था। अगर हम फजलू की एक टांग के टूटने को सामान्य अर्थ में ही लेते हैं तो ठीक है, यह एक सामान्य कथन है, सामान्य चित्र। लेकिन क्या हिंदू मुसलमान जो दो बड़े समुदाय हैं इस देश के, उसमें एक की टांग टूट रही है या टूट चुकी है या नहीं? फजलू लंगड़ाता है तो क्या केवल फजलू ही लंगड़ाता है? ये इतना सांकेतिक है कि यह संभव है, और इसकी पूरी संभावना है कि मेरी इस दृष्टि को नकार दिया। लेकिन फिर भी इतना तो मैं कहूंगा ही कि उपन्यास कलात्मक वही बनता है जहां पर कि उसमें प्रच्छन्नता होती, डिटेल्स नहीं। डिटेल्स भी जरूरी है उपन्यास में, लेकिन 5-6 प्रेमी युगल है जिसमें कि आधे का प्रेम सफल होता है और दूसरे का नहीं। सभी स्त्री पात्र मजबूत नहीं है। अब देखें, राधे चायवाला को देखें, एक अत्यंत संपन्न दृष्टि से, संपन्न भाषा में लिखा गया यह हिंदी का बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हृषिकेश सुलभ की के यहाँ जो कई बिंब हमें देखने को मिलते हैं, जिस चाक्षुषता या दृश्यात्मकता का हमारे जिन साथियों ने उल्लेख किया, उनकी जो नाट्य दृष्टि है, उनकी जो रंग दृष्टि है, उनका जो रंग चिंतन है, उनका जो नाट्य चिंतन है, अगर उस सब को अगर विस्तारित करके या एक साथ जोड़ करके हम इसको देखने की कोशिश करें तो कई चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। यह सच है कि उपन्यास में अगर कोई खलपत्र ज्यादा नहीं, खलपत्र जो है वह केवल 70 मियां बस। और अगर हम किसी को माने, दाविद के मामा वगैरह को माने, तो उसे खलपत्र की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, या रखेंगे तो खलपत्रों की भी एक भिन्न कोटि बनेगी। अर्थात इस उपन्यास में एक ठहरा हुआ समय है। कब्रिस्तान में रह रहे जो लोग हैं, नसीरन, एक बेटी तो चली गई, उसका समय ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन अमीना और नसीरन का समय ठहरा हुआ समय है। अगर इस ठहरे हुए समय को इन दो पात्रों के माध्यम हम थोड़ा बड़ा कर दें तो भारतवर्ष में हम
अनेक जगहों पर पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों में एक ठहरे हुए समय को भी देखते हैं और गतिशील समय को भी देखते हैं। जिन 4-5 स्थलों में उपन्यास में इस समय की बात कही गई है वह ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको पकड़ लेना चाहिए और उसको पकड़ करके इस पर विचार करना चाहिए। इसमें राजनैतिक पक्ष सांकेतिक रूप में है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष जो उपन्यास का है वह विशेष है। उपन्यास का आरंभ, उपन्यास का अंत, उपन्यास का मध्य, यह सब कुछ जो है वह बार बार सोचने को विवश कर। बड़ी बात यह है कि इधर के कई उपन्यासों में हम यह देखते हैं कि जहां चैप्टराइजेशन होता है वहां वो प्रत्येक अध्याय के साथ एक नामकरण भी होता है। इस उपन्यास में किसी भी अध्याय के साथ एक निशान या कोई चिन्ह है, कहीं कोई नामकरण नहीं है। इसका भी एक अर्थ है अध्यायों के नामकरण का और अध्यायों के नामकरण न होने का। कई साथियों ने आप लोगों ने ठीक कहा कि आजकल दिन रात साला हिंदू मुसलमान लगा हुआ है, डिटेल्स में नहीं। वो जो दंगे की बात की गई है जिसके कारण कर्फ्यू लग गया, वो बाबरी मस्जिद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मस्जिद के ढहा देने का उल्लेख है। तो मस्जिद ढहा देने में वही मस्जिद है बाबरी मस्जिद जिसकी कि देश भर में व्यापक रूप से इतनी अधिक प्रतिक्रिया हुई। ये कब्र खोदना मजबूरी में, बहुत मजबूरी में यहाँ कब्र खोदते हैं। बेटा मर चुका हुआ, स्त्री पात्र हैं, विरोधी पात्र भी हैं, विरोधी पात्र नहीं। नसीरन और ये उनकी बेटी अमीना विरोधी पात्र नहीं। इन विरोधी अविरोधी पात्रों का एक अपना, हम दूसरे अर्थ में कह रहे हैं, सौंदर्य। यह मौन का सौंदर्य है, ये रुलाई का सौंदर्य है, जिसको देखने के लिए एक आलोचक को भी उतना ही संवेदनशील होने की जरूरत पड़ती है जितना संवेदनशील उपन्यासकार है। और उपन्यासकार यहाँ जो रिश्ते हैं, वो जो छोटे लोग हम जिनको कहते हैं सामान्य रूप से जीवन जीने वाले, उनके बीच के जो संबंध है वो कितने जीवित हैं, कितने जीवंत हैं। और यहाँ जो खानदानी संबंध है मामा और भांजे का, उसे हम देखें कि वहां कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से एक परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस पर भी एक प्रश्न ये लग जाता है। इसलिए इसमें कई ऐसी चीजें हैं बिखरी हुई, पसरी हुई, फैली हुई कई परतों में, कि उसको बहुत ठिठक करके देखने की जरूरत है। अब जैसे राधे की पत्नी है बबीता, वो जिस तरह से अड़ती है और चमाटे लगाती है एक गंदे आदमी को, उसका जो विरोध है वह देखें। दूसरी बात, थोड़ा सा उल्लेख वीरेंद्र जी ने किया बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर विस्तार से इस उपन्यास को पढ़ते हुए हमें ध्यान देना चाहिए या जाना चाहिए। वो ये है कि उस उपन्यास, ये साबिद और वो जो उसकी ये पत्नी थी, वो उर्दू में उसने एमए किया, उर्दू में उसने पीएचडी भी किया। इसका तो उल्लेख किया गया है कि मतलब उर्दू की क्या जगह है, लेकिन वहां पर अगर और करके देखें तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं ये। तो शिक्षा की क्या स्थिति है, वो ये थानेदार भी यहाँ है और दारोगा भी आता है, वह कैसे बबलू के पिता से जो है सो वो पैसा वसूल करता है, वो वहां भी है। पत्रकारों का भी एक जगह यहाँ पर उल्लेख किया गया है, पत्रकारों का भी यहाँ उल्लेख है। अखबार नवीसी अब नेताओं की दलाली में तब्दील हो चुकी। शिक्षा समझजूबी को कहता है पिछले 10 सालों से यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और न होने की कोई उम्मीद दिख रही। तो शिक्षा हो, अखबार हो, प्रशासन हो, डिटेल में नहीं, रिश्वतखोरी हो, वहां काजी की अपनी भूमिका है, जबरन निकाह वहां नहीं किया जाता, लेकिन रिश्वतखोरी का वो जो दारोगा और थानेदार लेता है यह भी उल्लेख है। यह उल्लेख थोड़ा थोड़ा है, कहीं एक वाक्य में, कहीं 2 वाक्य में, कहीं कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस समय में जो कुछ महत्वपूर्ण है या हम सबको ये कर रहा है। तो मस्जिद में ढाने से उसने कर दिया और वहीं से तो शुरुआत ही हुई। एजाज अहमद ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढा दी गई थी और दिसंबर के अंत में ही एजाज अहमद ने एक बड़ा शानदार लेक्चर दिया था, क्योंकि मस्जिद का ढाना
केवल मस्जिद का ढाना नहीं है, का ढाना है देश को भी ढा देने की तरह। तो कई चीजें बिखरी हुई हैं। बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत अच्छा। और मैं हृदय से मैं ऋषिकेश सुलभ जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस सीमित समय में इस उपन्यास पर विस्तार से और गंभीर से चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वीरेंद्र यादव जी ने, राकेश जी ने और वंदना जी ने जितनी बातें कही हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। मैंने थोड़े कुछ संकेत को पकड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश की, उससे असहमति भी हो सकती है, लेकिन अंतिम बात यह कि जो प्रच्छन्नता है, नग्नता का भी सौंदर्य है और कलाकृति में आवरण का भी सौंदर्य है। वो मोए कौन चित्रकार थे मशहूर, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कहीं एक पेंटिंग देख रहे थे तो एक न्यूड पेंटिंग थी, वहां देख करके उन्होंने आंखें मूंद ली। इसका यह मतलब नहीं है कि न्यूड पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, और यहाँ पर कलात्मकता विशेष नहीं है, केंद्रित एक जगह पर। वहां से हम निकलकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक उपन्यास तो हिंदी में बहुत लिखे जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। नागेंद्र प्रताप जी हमसे जुड़े हुए थे। उनकी टिप्पणी है कि सुलभ जी दाता पीर में जिस सच को मोहल्ला छोड़ने या मुस्लिम मोहल्ले में जाने के रूप में धीरे से रेखांकित करते हैं, वो अब अपने विभत्स रूप में समय और समाज में उपस्थित है। इसके लोकेल में लंबे समय तक इतना डूबा रहा हूँ कि इसे पढ़ते समय कई बार भावुक हुआ। नागेंद्र प्रताप। किन्हीं तकनीकी कारणों से वंदना राग जी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, तो हमारे साथ ऋषिकेश सुलभ जी लेकिन जुड़े हुए हैं और उन्होंने सारी बातचीत हम लोगों ने सुनी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी अच्छी बातें उपन्यास पे कहने के लिए। और ऋषिकेश जी का भी मैसेज आप लोगों के सामने रख दूं। नहीं, असहमति भी रख दीजिए, कहिए असहमति। ऋषिकेश जी कह रहे हैं कि आप सबको प्रणाम और विनम्र आभार कि आपने पढ़ा और अपनी राय से मेरी रचनात्मक कोशिशों को विस्तार दिया। जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे, आप सभी का आभार, और आज के हमारे जितने भी वक्ता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।